प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन रखी गई है। हम इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ रहे हैं। कहानी की जो PDF है मैं आपके टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह, इस पर भिजवा रहा हूँ। हिंदी विद प्रीतम सिंह यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। कहानी का प्रिंट आउट लीजिए। मूल पाठ को पढ़ने के बाद परीक्षा होने तक कहानी को बार बार पढ़ते रहिए ताकि जब छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने तो आप ठीक से उनका उत्तर दे सकें। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उनको कहानी सम्राट कहा जाता है और कफन हमारे पाठ्यक्रम में चल रही है तो हमारे लिए जानने जैसा है। उसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। 1936 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई है। मुंशी प्रेमचंद जो पंच परमेश्वर के आदर्शवादी रूप से शुरू हुए थे, कफन कहानी के आते आते यथार्थवादी हो गए। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है कफन बहुत यथार्थवादी कहानी है। आप जिन दो लोगों के बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे, माधव और घीसू, प्रथम दृष्टया आप ये सोचेंगे कि ऐसे हृदयहीन व्यक्ति होते कहाँ हैं, पर मुंशी प्रेमचंद का जो चित्रण है वास्तविक चित्रण है। सचमुच के जीवन में ऐसे व्यक्ति भी पाए जाते हैं। कफन कहानी मूल पाठ को देखना शुरू करिए। 1936 में ये कहानी प्रकाशित हुई है और प्रसंगवश मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद के परिचय पर हम अलग से कक्षा करेंगे, कहानी के मुख्य बिंदुओं पर अलग से कक्षा करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अलग से कक्षा करेंगे कहानी के। पर अभी मूल पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं। मूल को बार बार पढ़िए, इसको अत्यंत आवश्यक समझिए। 300 से अधिक कहानियां मुंशी प्रेमचंद की है और मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं। उनका जो समग्र कहानी संग्रह है मानसरोवर 8 भागों में है। पूछा जाने जैसा प्रश्न है, देखना शुरू करिए। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे। कहानी एक दृश्य से शुरू होती है, एक अलाव के सामने। अलाव यानी हम सर्दियों से बचने के लिए जो आग जलाते हैं वो बुझा हुआ है, जलते हुए अलाव के सामने नहीं है, बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया। देखिए कहानी में बार बार उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी में इसका नाम बार बार नहीं आएगा, पर यह नाम आपको याद रखना है। वो जो बेटे की पत्नी है, बेटे का नाम अभी आया नहीं है पर आपको बता दे रहा हूं। माधव बेटे का नाम है। तो देखो उसकी जो पत्नी है उसका नाम है बुधिया। देखिए अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। खूब चीख पुकार वो महिला कर रही है, प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। माधव की पत्नी बुधिया। इस दृश्य से कहानी आरंभ हुई है। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया, विलीन हो गया, अंधकार में मिल गया। चारों तरफ अंधेरा व्याप्त है। घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। देखिए माधव कितना हृदयहीन व्यक्ति है, कितना हृदयहीन व्यक्ति। वो ये कह रहा है कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, मैं उसे देखकर क्या करूंगा। और घीसू ने कहा तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। अब माधव ने सफाई दी तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। माधव ने अपनी सफाई दी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि हाथ पांव पटकना उसका मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि कहानी में घीसू जो है वो पिता का नाम है और माधव जो है पुत्र है। दोनों अलाव के सामने बैठे हैं और माधव की जो पत्नी उसका नाम है बुधिया, वो भीतर प्रसव वेदना से तड़फ रही है। देखिए इस दृश्य के बाद कहानी को मुंशी प्रेमचंद आगे बढ़ाते हैं।
चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। घीसू के काम करने का ये तरीका है, एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर है कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। देखिए मुंशी प्रेमचंद का कहानी कौशल देखिए आप। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम, और माधव इतना कामचोर कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। वो बताना क्या चाह रहे हैं कि दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर हैं। घीसू और माधव अव्वल दर्जे के कामचोर हैं, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। उनको कोई मजदूरी के लिए ले जाता ही नहीं, उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। थोड़ा सा अनाज भी उनके पास हो, मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो वो काम पर नहीं जाते, ऐसी उनकी कसम है, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। जब 2-4 फाके हो जाते यानी भूख मरना, भूखा रहना। 2-4 फाके हो जाते यानी 2-4 समय, सुबह भूखे रहे हैं, फिर शाम भूखे रहे हैं, फिर सुबह भूखे रहे हैं, फिर शाम भूखे रहे हैं, ऐसे 2 दिन से कुछ नहीं खाया हो तो वो काम करने की सोचते। और काम वो क्या करते हैं, जब 2-4 फाके हो जाते घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, ऐसा न था कि वहां रोजगार की कमी थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, खूब सारा काम था। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी, जब 2 आदमी बुलाए हों आपने और दोनों मिलकर अगर एक का काम भी कर दें। देखिए जब 2 आदमी मिलकर एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के अलावा कोई चारा ना होता तो लोग बहुत आवश्यकता होने पर ही उनको बुलाते। अगर उनके बिना चल सकता है, कोई और मजदूर उपलब्ध है तो उनको कदापि नहीं बुलाया जाता। इतने वो आलसी हैं। विचित्र जीवन था इनका। मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों में अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंता से मुक्त, कर्जे से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। अजीब ढीठ लोग हैं दोनों। दीन इतने कि वसूली की आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। और इतने गरीब थे, इतने बेचारे बनते थे कि किसी के पास उनको मालूम है देने वाले को कि वापस नहीं लौटाएगा, फिर भी लोग कुछ दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते। उनके जीवन जीने का तरीका क्या है, मटर और आलू की फसल है तो दूसरों के खेतों में से जाकर मटर और आलू उखाड़ लाते, भून भून कर खाते। 10-5 ऊख उखाड़ लाते। देखिए 10-5 गन्ने उखाड़ लाते कहीं से। मुंशी प्रेमचंद याद रखिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, गन्ने की वहाँ खेती है, तो 10-5 ईख वो उखाड़ लाते और रात को चूसते। बस यही उनके लिए भोजन था। देखिए घीसू ने इस आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। तो घीसू कितने वर्ष का है भाई, इसको नोट करिएगा, मार्क करिएगा, पूछे जाने जैसा है। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था। अब आरपीएससी प्रश्न पूछती है। पीएससी कैसे प्रश्न पूछती है मैं साथ बताते चल रहा हूं ताकि आपको सहूलियत रहे। माधव ने सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था। इस कथन में क्या भाव है? भाव है व्यंग्य का। यह कोई प्रशंसा का भाव नहीं है, व्यंग्य का भाव है। बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। वो तो घीसू से भी थोड़ा आगे निकल गया था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले ही साल हुआ था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। याद रखिए पीएससी वस्तुनिष्ठ पेपर कराती है, बहुत छोटे प्रश्न पूछती है। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। थोड़ा व्यवस्था उसने करना शुरू किया था। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती है। और इन दोनों बेगैरतों का, बेगैरत जिनमें कोई गैरत शेष नहीं है,
जिनमें कोई प्रतिष्ठा शेष नहीं है। दोजख भरती थी, दोजख भरती थी यानी पेट भरती थी। वैसे दोजख शब्द का अर्थ होता है नरक। तो दोनों का नरक भरती थी, दोनों का पेट वो भरती थी। कैसे कैसे काम करके उनका पेट पालती थी। जब से वह आई, दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए। अब उनको पता चल गया वो काम कर लेगी, तो काम करना ही उन्होंने बंद कर दिया, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। उनको मालूम था काम करने वाली मौजूद है, तो वो अकड़ दिखाते थे। कोई कार्य को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। जितना लोग मांगते उससे दुगनी। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोए। विचित्र लोग हैं माधव और घीसू। वो मर रही है जिसने 1 साल भर उनको खाना खिलाया है। वो सोच रहे हैं कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख ले क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। देखिए वो प्रसव वेदना को क्या समझे हैं। चुड़ैल का फसाद, भूत प्रेत की बाधा। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। ओझा झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति कितने रुपए मांग रहा है? 1 रुपया मांग रहा है। इसको नोट करिए, इस तरह के प्रश्न पीएससी बनाएगी। देखिए, माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। देखिए माधव क्यों नहीं जा रहा है कोठरी में, वास्तविक कारण निकल कर आया है। इसको मार्क करिएगा। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। मुझे बोला मुझे वहां जाते डर लगता है। चुड़ैल होगी उसमें तो मुझे डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहां हूं। तो तुम ही जाकर देख लो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो 3 दिन उसके पास से हिला नहीं था। ये किसका कथन है? घीसू का कथन है, माधव के पिता का कथन है। 3 दिनों तक उसके पास से हिला नहीं था। और मुझसे लजाएगी कि नहीं, तो ससुर से बहू को लज्जा आएगी, ऐसा घीसू कह रहा है। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। वो इतनी पीड़ा में है कि शरीर की सुध नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुल के हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। ये कथन किसका है? ये कथन है माधव का। आप साथ लिखते चलिए जाए। ये कथन है माधव का। देखिए, और घीसू ने उसे दिलासा दिया, क्योंकि घीसू कामचोरी में वरिष्ठ है। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए तो घीसू के कितने लड़के हुए थे? 9 लड़के। घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। देखिए, अब मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण देखिए। क्या है मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण? आप लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का सारा साहित्य मुख्यतः किसानों के शोषण को उजागर करता है। किसान कितना शोषित है उसको मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दिखाया है। जिस समाज में, देखिए मुंशी प्रेमचंद का कथन देखिए कितना मार्के का कथन है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनसे बहुत अच्छी न थी, वो तो खैर कामचोर थे, जो मेहनत करने वाले लोग थे वो भी इसी हालत में थे। और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। किसान संपन्न नहीं थे, किसानों के मुकाबले वो लोग संपन्न थे जो किसानों की कमजोरियों को जानते थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात नहीं। वहां ये दोनों अगर लापरवाह हो गए हों, मेहनती लोगों की दशा उन्होंने देखी है कि मेहनतियों की दशा तो बहुत खराब है, तो वो कामचोर हो गए। ये मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण है। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बजाय बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। किसान जो थे उनका तो अनवरत शोषण हो रहा है और शोषण का कोई प्रतिरोध भी किसान नहीं कर रहा है, ऐसा मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण है। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करना, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। देखिए मुंशी प्रेमचंद का कितना अद्भुत व्यंग्य है।
कि बाकी लोग जो घिसू जैसे ही हैं वो क्या कर रहे हैं, गांव का नेतृत्व कर रहे हैं, गांव के मुखिया बने हुए बैठे हैं। अंदर से वो सब लोग क्या हैं, घिसू ही हैं। वो भी कामचोर हैं, समाज के लिए जोंक जैसे हैं, परजीवी लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन घिसू पर सारा गांव उंगली उठा रहा है। फिर भी उसे ये तकसीन तो थी। तकसीन का अर्थ है भाई तसल्ली, लिख लेना। मुंशी प्रेमचंद तो उर्दू में लिखते रहे हैं और उनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है। देखिए, भाषा उर्दू और हिंदी नहीं होती, भाषा भाषा है। तो मुंशी प्रेमचंद ने तकसीन, बहुत बोलचाल का शब्द दिया। उसे तकसीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। घिसू को यह तसल्ली तो थी। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते, ऐसा मुंशी प्रेमचंद का मंतव्य है। अब देखिए, वापस दृश्य पर वो लौटे हैं। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। माधव और घिसू जल्दी जल्दी आलू खा रहे हैं। कल से कुछ खाया नहीं, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दो दांत के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। पर दोनों कल से भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि आलू को ठंडा नहीं होने देते। इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसमें थी कि अंदर पहुंच जाए, कि इसको निगल जाओ, यही खैरियत की बात है। वहां उसे ठंडा करने के काफी सामान थे, वहां उसे ठंडा करने के काफी सामान थे। समझिए आप लोग, किसको ठंडा करने के? भाई गर्म आलू को ठंडा करने के बहुत सामान थे। कैसे करेंगे? उनको भूख बहुत लगी है, बहुत भूख लगी है। गर्म आलू भी उस पेट की आग में ठंडा हो जाएगा, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंख से आंसू निकल आते। बहुत तकलीफ से खा रहे हैं, गरम गरम आलू है और जल्दी जल्दी खा रहे हैं दोनों। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। ऐसे समय में घिसू को क्या याद आया? ठाकुर की बारात, जिसमें वह 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली वह उसके जीवन में याद रखने की बात थी। आप समझिए कि घिसू कैसी आर्थिक परिस्थितियों में रह रहा है कि वो उसके बाद किसी दावत में गया ही नहीं है। 20 साल पहले एक दावत में गया था और उसकी याद ताजा थी। उसने क्या कहा? वह भोज नहीं भूलता। तब से उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला, वैसा भरपेट खाना नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको यानी वो खुद को भी शामिल कर रहा है कि मुझे भी भरपेट ही पूरियां मिली थी उस दिन। तो ऐसी दावत हुई थी। वो छोटे बड़े सबने पूरियां खाई। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। बहुत ठीक से उनकी मेहमान नवाजी हुई। जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर, बहुत दरिया दिल था। 20 साल पहले जिसने भोजन कराया था। आप देख सकते हैं कि घिसू अक्सर दावतों में नहीं जाता। देखिए, माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब सबको किफायत सूझती है। किफायत का अर्थ है बचत, कि सब बचत में लगे हुए हैं। और देखिए घिसू का क्या मंतव्य है कि शादी ब्याह में, माधव कह रहा है कि शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीब का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? समाज का जो शोषक वर्ग है। याद रखिए कहानी कब प्रकाशित हुई? 1936। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की।
प्रगतिशील लेखक संघ, मार्क्सवाद के विचार से अनुप्राणित, मार्क्सवाद की अवधारणाओं को मानने वाले लेखकों को हिंदी साहित्य में प्रगतिशील कहा जाता है। मार्क्सवाद, जब हम लोग प्रगतिवादी कविता पढ़ेंगे, प्रगतिवादी उपन्यास पढ़ेंगे तो आप और अधिक जानेंगे, पर मार्क्स के हिसाब से दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है, शोषक और शोषित। प्रगतिवादी साहित्य शोषक के खिलाफ खड़ा है और शोषित के साथ खड़ा है। देखिए मुंशी प्रेमचंद क्या लिखा है उन्होंने कि पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। किसको पूछा है? शोषक को पूछा है। बटोरने में कमी नहीं, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। कथन किसका है? माधव का। आप लिखते चलिए, इस तरह के कथन परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। माधव ने कहा मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। तो दोनों परस्पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कथन घीसू का है। देखिए, आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पेट में डाले, पांव पेट में डाले सो रहे। कैसे कैसे लग रहे हैं दोनों। देखिए मुंशी प्रेमचंद की क्या पंक्ति, जैसे बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों, जैसे बड़े बड़े दो अजगर ऐसे कुंडली मार के पड़े हों, ऐसा दृश्य उनके सोने से हो गया। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। बुधिया अभी तक पीड़ा में है, उन्होंने उसकी कोई चिंता नहीं की। देखिए, सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो देखा उसकी स्त्री ठंडी हो गई। ठंडी हो गई यानी उसकी मृत्यु हो गई। माधव ने जाकर देखा पत्नी मर गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार, जैसी मर्यादा चलती रही है कि किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो हम सांत्वना देते हैं, तो वैसे ही उन्होंने पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में पैसा तो इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। मुंशी प्रेमचंद की भाषा देखिए, मुहावरेदार। चील के घोंसले में जैसे मांस नहीं टिकता, चील सारा मांस खा जाती है, वैसे ही घर से पैसा गायब है। अब देखिए दोनों कहां जाते हैं। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए और वादे पर काम पर न आने के लिए। चोरी करते थे दोनों, वादा करके पहुंचते नहीं थे, इस बात पर पीटे जा चुके थे। जमींदार ने पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने सिर जमीन पर रखकर आंख में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। घीसू ने इस बात का बुरा नहीं माना कि कितनी कठोर बात मुझे कही है। उसने क्या कहा कि सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही, हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे। क्या ये सच है कि दोनों उसके सिराहने बैठे रहे? ये झूठ है। वो दोनों महा झूठे और कामचोर आदमी। क्या कहा उन्होंने कि दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह दगा दे गई। अब हमें रोटी देने वाला भी, कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं कि कैसे उसकी मिट्टी उठेगी? उसकी लाश का हम क्या करें? ऐसा उसने जमींदार को कहा। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया चढ़ाना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। देखिए मुहावरा, काले कंबल पर कोई रंग चढ़ता नहीं, तो घीसू पर दया कुछ काम नहीं करती। जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। क्यों? क्योंकि मृत्यु हो गई
और जी में कूदते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। आप लोग इस बात को मार्क कर लेना, लिख लेना कि जमींदार ने कितने पैसे दिए, 2 रुपए। मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला, उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। 2 रुपए दे दिए पर कोई सांत्वना उनको नहीं दी। उनसे बहुत नफरत जमींदार करते। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजनों के इंकार का साहस कैसे होता। जब गांव के जमींदार ने ही 2 रुपए दे दिए तो बनिया और महाजन मना कैसे करते। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। तो पीएससी आपको प्रश्न पूछेगी, कफन के लिए कुल कितने रुपए जमा हुए। 5 रुपए उसके पास जमा हुए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव बाजार कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे, बांस अर्थी बनाने के लिए, और वो दोनों कफन इत्यादि लाने के लिए बाजार गए। दोनों के पास 5 रुपए है। देखिए, गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी, उसकी बेकसी पर, उसकी बेचारगी पर, ऐसा समझिए आप, उसका खराब भाग्य, उस पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिला, उसे मरने को कफन चाहिए। देखिए, वो जो दोनों बाप बेटे परस्पर क्या बात कर रहे हैं कि जीते जी उसको कुछ मिला नहीं, मरने के बाद कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। परस्पर ये बात कर रहे कि 5 रुपए पहले मिल जाते तो दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। ताड़ रहे थे यानी अनुमान लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे यानी अनुमान लगा रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई, पूरा दिन भटकते रहे। तब दोनों किसी दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, शराब घर के सामने पहुंचे दोनों। 5 रुपए लेकर कितने हृदयहीन और असंवेदनशील व्यक्ति हैं कि शराब घर के सामने पहुंचे। वो 5 रुपए जो गांव ने उनको चंदे के लिए दिए थे, कफन के चंदे के, जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल मुझे भी देना। ये कथन किसका है? घीसू का है। इसको मार्क करिएगा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। कथन किसका है? घीसू का। उसके बाद चिखोना आया। चिखोना का अर्थ है चखना। चखना यानी नमकीन इत्यादि खाने के लिए कुछ। तली हुई मछलियां आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे, भूल गए मृत्यु की बात। कई कुंजियां यानी कई प्याले। ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों शरूर में आ गए। शरूर में आ गए यानी नशे में आ गए। थोड़ा पिया है उन्होंने तो नशे में आ गए। नशा भी मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत मशहूर कहानी है भाई। नशा बहुत प्रसिद्ध कहानी, आपको आवश्यक रूप से पढ़नी चाहिए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। कफन से क्या होता? जलता ही ना, उसके साथ तो जाता नहीं। तो हमने पी लिया तो क्या बुरा किया? वो अपने कथन को न्यायोचित ठहरा रहे हैं कि हमने ठीक ही किया है। कफन तो वैसे भी जलना था, साथ थोड़ी जाता। और देखिए, माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? ये तो दस्तूर है कि मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान दिया जाए। अब किसे मालूम परलोक में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मुंशी प्रेमचंद प्रश्न उठा रहे हैं हमारी दान दक्षिणा पर, जिसको करने का रिवाज प्रचलित रहा है। मुंशी प्रेमचंद प्रगतिवादी व्यक्ति। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें। हमारे पास फूकने को क्या है?
लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है, ये कथन किसका है, लिख लीजिए माधव का है। हम मुंशी प्रेमचंद के परिचय पर और कहानी के मुख्य बिंदुओं पर एक अलग कक्षा करेंगे, अभ्यास प्रश्नों पर अलग कक्षा करेंगे, पर आप अभी इसके साथ लिखते चलिए। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है, अब एक कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिला नहीं। लोगों को विश्वास तो न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। तो लाश का क्या करेंगे? लोगों को भरोसा नहीं आएगा, पैसे खो नहीं सकते, लेकिन लोग फिर पैसे देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, ऐसा सौभाग्य जिसकी उसे अपेक्षा ही नहीं थी। इतने पैसे 5 रुपए मिल जाएंगे और दोनों बैठकर शराब पी रहे हैं, इसकी उसे आशा नहीं थी। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। माधव ने कहा बहुत अच्छी थी, वो मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई। ये पूछे जाने जैसा प्रश्न है भाई, सूचनाएं जो है सब पूछे जाने जैसी हैं। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, आचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान लाया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। खाने में 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे, थोड़े से पैसे उनके पास बचे। देखिए दोनों इस वक्त शान से बैठे पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। वो जवाबदेही और बदनामी से ऊपर उठ गए थे। ये भावनाएं उन्होंने बहुत पहले जीत ली थी। घीसू दार्शनिक अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे क्या पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुका के तस्दीक की यानी सहमति दी, सहमत हुआ। कैसे? कि जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो। अंतर्यामी हो यानी भीतर की जानने वाले या मन की जानने वाले। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है। पुस्तकें आपको 2 बता दी हैं, टेलीग्राम पर मैं लिखकर और भेज दूंगा। आप अनवरत उन पुस्तकों को पढ़ते रहिए ताकि परीक्षा के लिए तैयार हो सके। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, उसको स्वर्ग में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। ऐसा खाना कभी हमने खाया ही नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग ले जाना। एक क्षण बाद माधव के मन में शंका जागी, क्यों दादा, हम लोग तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया, पर परलोक की बातें सोचकर आनंद में बाधा न डालना चाहता था। घीसू ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो लोग परलोक ये सोच के वो आनंद में कोई बाधा नहीं डालना चाहता। जो वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में मैं घास खोदता रहा, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। घीसू जानता है अगर हम ना भी ले जाएंगे कफन तो दाह संस्कार अवश्य होगा। तो देखिए माधव को विश्वास न आया। कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। अब की बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे, हमको कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन कफन उसको आवश्यक रूप से मिलेगा। ये कहानी का शीर्षक देखिए, कफन ही कहानी का शीर्षक है। और कफन के बहाने ये जो माधव और घीसू है उनकी संवेदनहीनता का मुंशी प्रेमचंद चित्रण कर रहे हैं। देखिए ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जाता था, सितारों की चमक तेज थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी से गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां वातावरण में शरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। एक चुल्लू में यानी थोड़ी सी पीकर। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी।
और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं, किस हालत में हैं। लोग सुध बुध भूल जाते और ये बाप बेटा दोनों मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। लोग देखते हैं कि दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में, कैसे भाग्यवान है। दूसरे शराबी देख रहे हैं, पूरी बोतल लेकर बैठे हैं। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। किसने? पीएससी प्रश्न पूछेगी, किसने अनुभव किया? माधव ने। कैसे अनुभव किया? कि भिखारी को कुछ दिया। और घीसू ने कहा, क्या? ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी, स्वर्ग की रानी बनेगी, स्वर्ग में जाएगी, नशे में है। और देखिए, घीसू खड़ा हो गया और उल्लास में तैरते हुए बोला कि हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का मंतव्य क्या है? समाज में शोषण है, इस बात को उजागर करना। अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, वो लोग वैकुंठ में नहीं जाएंगे, ऐसा मुंशी प्रेमचंद घीसू से कहलवा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालुता का रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर शुरू हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, रोता है क्यों है बेटा, खुश हो, वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। फिर दोनों खड़े होकर गाने गाने लगे कि ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। हे ठगिनी, किसको कहा है? माया को कहा है। हे माया, क्यों तू ठगनी की तरह अपने नैन झमका रही है, आंखों से क्यों हाव भाव दिखा रही है? ये किसको कहा है? माया को कहा है। पियक्कड़ों की आंखें उन्हीं की ओर लगी हुई थी। ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते थे। दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर में नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है कफन। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर मैं भेज रहा हूं। अभ्यास प्रश्न और मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय बाद में करेंगे। तब तक आप इस कहानी को बार बार पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।